सहारा प्रणाम। मैं हूं उपेंद्र राय। हस्तक्षेप के इस स्पेशल एडिशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस जी से, जो महाराष्ट्र की राजनीति में अहम स्थान रखते हैं, जो विधानमंडल दल के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विपक्ष के नेता भी हैं। उन्होंने सिर्फ 44 साल की उम्र में महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त किया था। वो बीजेपी के ऐसे पहले मुख्यमंत्री थे। छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय श्री फडणवीस नागपुर के सबसे युवा मेयर भी रह चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के केस में लगातार हो रही वृद्धि और मजदूरों की घर वापसी के मुद्दे पर वो उद्धव ठाकरे की सरकार पर लगातार हमला बोलते रहे हैं। फडणवीस जी से हम तमाम ज्वलंत मुद्दों पर बात करेंगे। फडणवीस जी, आपका हस्तक्षेप में बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों महाराष्ट्र राष्ट्रीय सुर्खियों में है। उद्धव ठाकरे और उनके सहयोगी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी उनकी सरकार गिराने का खेल रच रही है। आप कहते हैं कि ये सरकार अपने अंतर्विरोधों से ही गिर जाएगी। आपके इस विश्वास की वजह क्या है और वो अंतर्विरोध क्या है? देखिए, सबसे पहले बात तो यह है कि देखिए, मुझे बहुत इको आ रहा है थोड़ा। पीसीआर अगर संभव हो सके तो मोबाइल फोन के जरिए ऑडियो पैच किया जाए, ज्यादा बेहतर रहेगा। हेलो जी, हाँ जी, बताएं सर। मैं जानना चाह रहा था कि आपने कहा था कि उद्धव सरकार आरोप लगा रही थी कि बीजेपी उनकी सरकार गिराने का खेल रच रही है। आपने कहा कि यह सरकार को गिराने की कोई जरूरत ही नहीं, यह सरकार अपने अंतर्विरोधों के कारण ही गिर जाएगी। आखिर आपका इतना आत्मविश्वास क्यों है और अंतर्विरोध क्या है? देखिए, पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार गिराने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल, ये कोई अभी समय भी नहीं है कि हम सरकार गिराने का विचार करें। अभी कोरोना से लड़ाई का समय है, हम कोरोना से लड़ाई करना चाहते हैं। और जहां तक इस सरकार का सवाल है, इसमें जो तीनों पार्टियां हैं, इसमें कोई पार्टी एक दूसरे से मेल नहीं खाती। विशेष रूप से शिवसेना जैसी पार्टी, जिनकी पूरी जिंदगी कांग्रेस को और एनसीपी को गाली देने में गई, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने लगातार जिनका विरोध किया, जिन विचारों का विरोध किया, ऐसे बिल्कुल विरोधी विचारों के साथ वो लोग आज सत्ता में गए हैं। और हम सभी लोग जानते हैं कि ऐसी सरकारें जब तैयार होती है तो ये ऐसी सरकारें कभी चल नहीं सकती। और सबसे बड़ी बात यह है कि तीन पार्टियां जो सरकार में है, तीनों के अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है। और जब तक वो इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होंगे, ये सरकार चलेगी। लेकिन ज्यादा दिन तक अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके वेस्टेड इंटरेस्ट एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। इसीलिए जब ये ओवरलैपिंग शुरू होगा तो ये सरकार गिरेगी और अपने अंतर्विरोध के कारण गिरेगी। और इसीलिए मुझे ये लगता है कि सरकार को गिराने की हमको कोई आवश्यकता नहीं है। ये सरकार अपने अंतर्विरोध से गिरने वाली है। इनमें कोई आपस में समन्वय नहीं है। आज भी आप देखिए, मैंने एक बार कहा था कि यह सरकार तीन पहिए के ऑटो रिक्शा जैसी सरकार है, लेकिन ऑटो रिक्शा तो कम से कम तीन पहिए एक दिशा में चलते हैं। इस सरकार के तीन पहिए तीन दिशा में जा रहे हैं और इसलिए सरकार चलने नहीं वाली, ये अपने बोझ तले गिर जाएगी। बिल्कुल, ऐसा तमाम राजनीतिक विशेषज्ञों का भी मानना है, जो राजनीति थोड़ा बहुत समझते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण देश में सर्वाधिक है। आपको क्या लगता है, आखिर ठाकरे सरकार से कहां चूक हो रही है और वो इस पूरे मसले को गंभीरतापूर्वक क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं? देखिए, महाराष्ट्र की जहां तक बात है, आपने बिल्कुल सही बात कही है। आज की परिस्थिति ऐसी है कि देश में कुल मिलाकर जितने पेशेंट्स हैं, उसमें 37% पेशेंट्स महाराष्ट्र के हैं। और अगर एक्टिव पेशेंट्स का विचार किया जाए तो 41% पेशेंट महाराष्ट्र के। और इतना ही नहीं, तो देश में जितनी मौत हुई है, उन मौतों में 40% मौत ये महाराष्ट्र में हुई है। तो बहुत भयानक संक्रमण महाराष्ट्र में दिखाई पड़ता है। और एक महत्वपूर्ण बात अगर हम देखें तो देश के अंदर जो टेस्ट अलग अलग चल रहे हैं, उन टेस्ट में पॉजिटिव
पेशेंट मिलने का जो प्रतिशत है वो 4% है, 4% है। महाराष्ट्र में वो 14% है, 14% है। और मुंबई में अगर हम विचार करें तो मई महीने में 1 मई से 24 मई तक जो टेस्ट हुई, जी उन टेस्ट में 32% लोग पॉजिटिव पाए गए, और उसमें भी 17 मई से 24 मई के बीच जो टेस्ट हुई उसमें 42% लोग ये पॉजिटिव पाए गए, जो सबसे सर्वाधिक है। बहुत ही अलार्मिंग इस प्रकार की सिचुएशन आज मुंबई और महाराष्ट्र में हमको दिखाई पड़ती है। और इसका एक ही कारण है कि जिस प्रकार की कार्रवाई सरकार की ओर से होनी चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं की गई। मसलन जब लॉकडाउन किया गया तो लॉकडाउन को जिस तरीके से वहां पर उसका अमल करना चाहिए था नहीं किया गया। जो सप्लाईज है उस सप्लाईज का डिसेंट्रलाइजेशन नहीं किया गया, उसके चलते लोग बाहर आए। आपको आश्चर्य होगा, जिनके पास रेशन कार्ड है ऐसे 3 करोड़ लोगों को मार्च और अप्रैल का रेशन ये मई महीने में मिला। उसके साथ साथ जब मुंबई में एरिया स्प्रेड शुरू हुआ, पहले वर्ली में हुआ, फिर धारावी में हुआ, तो इंटर मिनिस्ट्रियल टीम ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि आप हाई रिस्क कॉन्टैक्ट जो है इनको क्वारंटीन कीजिए, इनके लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन की व्यवस्था कीजिए, 20, 25, 50,000 लोगों की व्यवस्था कीजिए, और बड़े पैमाने पर हाई रिस्क कॉन्टैक्ट का आप वहां पर टेस्टिंग भी कीजिए। लेकिन यहां पर सरकार ने निर्णय किया हाई रिस्क कॉन्टैक्ट का, एसिम्टोमेटिक कॉन्टैक्ट का टेस्टिंग बंद कर दिया। उनको जितने बड़े पैमाने पर क्वारंटीन करना था वो भी नहीं किया। उसके कारण एरिया स्प्रेड बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। एक और सवाल सर बीच में आपसे ले रहा हूं, इसी टेस्टिंग से जुड़ा हुआ सवाल है, बीच में आपको टोक रहा हूं। कुछ पत्रकार मित्रों का कहना है कि प्राइवेट डॉक्टरों को ये वार्निंग दे दिया है सरकार ने कि अगर आप रिकमेंड करते हैं कि आप कोरोना टेस्ट कराइए और कोरोना टेस्ट अगर निगेटिव आया टेस्ट रिजल्ट में तो उस डॉक्टर की जो है डिग्री ये लोग खारिज कर देंगे या उसको उस पर बैन लगा देंगे। कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं, क्या ये सही है? उससे भी आगे बढ़कर जी, अगर प्राइवेट डॉक्टर जी कोरोना टेस्ट करो ऐसा सलाह देता है, वो टेस्ट पॉजिटिव आए निगेटिव आए ये तो बात की बात है। अगर कोई डॉक्टर इस प्रकार की सलाह देता है तो उसको नोटिस दिया जाता है कि आपकी रजिस्ट्रेशन क्यों कैंसिल न की जाए, रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का नोटिस दिया जाता है। इसलिए मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि सरकार आंकड़े छुपाने का प्रयास क्यों कर रही है। आज देखिए, ये लगातार कहते हैं हमने बहुत टेस्टिंग किया, बहुत टेस्टिंग किया, ऐसा नहीं है। आज हरियाणा में, राजस्थान में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में महाराष्ट्र से ज्यादा टेस्टिंग हुआ है, बिल्कुल, या फिर गुजरात और कर्नाटक में महाराष्ट्र जितना ही टेस्टिंग हो रहा है। और आप समझिए कि जो मैंने पॉजिटिव होने का प्रमाण बताया जो देश के 4 गुना है, अगर ऐसी परिस्थिति और मुंबई में तो कितने गुना है मैं बता नहीं सकता। ऐसे समय हमने टेस्टिंग बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए? तो टेस्टिंग बढ़ाने का समय है, हम टेस्टिंग कम कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टरों के ऊपर जो एक तरीके से अंकुश लगाया जा रहा है, उनको धमकाने का काम किया जा रहा है, ये तो बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि जीवन देने वाले डॉक्टरों को अगर डर के साए में रखा जाएगा तो महाराष्ट्र के जीवन की रक्षा कौन करेगा? और जाहिर सी बात है कि आप लोग इसके लिए आवाज उठा ही रहे होंगे। बिल्कुल, हम लोग इसके लिए आवाज उठा रहे हैं और डॉक्टर भी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अभी की परिस्थिति ऐसी है कि चाहे कोई भी आवाज उठे उसको सुनना नहीं, इस प्रकार की सरकार की नीति हमको दिखाई पड़ती है। और इसके कारण एक प्रकार से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा गया है। मैं उपेंद्र जी आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। जी सर। आप देखिए, जिस समय इंटर मिनिस्ट्रियल टीम मुंबई में आई थी जी, उस समय उन्होंने कहा था कि मुंबई में एक स्पाइक आने वाला है और उस स्पाइक के समय के लिए आपको ज्यादा बेड्स की आवश्यकता पड़ेगी, ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, आप ये सारी की सारी तैयारी कर लीजिए। लेकिन उसको अंडर एस्टिमेट सरकार ने किया और कुल मिलाकर सरकार ने नेस्को ग्राउंड होगा, एनएससीआई ग्राउंड होगा, एनएससीआई डोम होगा या एमएमआरडीए ग्राउंड होगा, यहाँ पर कुछ व्यवस्थाएं खड़ी की। कुल मिलाकर वो व्यवस्था 3,500-4 हजार पेशेंट की व्यवस्थाएं है, लेकिन वहां पर भी डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेस नहीं है। और मुंबई की अवस्था ऐसे आज 1,500 पेशेंट कम से कम रोज ये नए मुंबई में पॉजिटिव हो रहे हैं। तो ऐसे समय अब लोगों को बेड नहीं मिलता, लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिलती। रोज खबरें आपको सुनने को मिलती है, 8-8 हॉस्पिटल घूमे, जगह नहीं मिली,
और एम्बुलेंस में लोग मरे, रास्तों पर लोग मरे। तो एक प्रकार से ये जो सारी व्यवस्थाएं सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम ने की थी, उन व्यवस्थाओं की ओर ध्यान न देने के कारण आज मुंबई की ये भीषण अवस्था हमको देखने को मिलती है। जाहिर सी बात है, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है और बहुत बदहाल स्थिति में है। महाराष्ट्र में अपने शासन और प्रशासन के अनुभव के आधार पर आप मौजूदा सरकार को कोरोना से निपटने के लिए क्या राय देंगे? या इसी सवाल को दूसरे तरीके से मैं आपसे पूछूं कि आपने एक बहुत ही ईमानदार सरकार चलाकर एक उदाहरण रखा है उद्धव ठाकरे के सामने, ऐसे में आप अगर मुख्यमंत्री होते तो इस पूरी व्यवस्था का नियंत्रण कैसे करते, क्या व्यवस्था करते? क्योंकि आपने महाराष्ट्र को 5 साल चलाया है, आपका विजन बहुत स्पष्ट है। मैं पहले प्रश्न का जवाब दूंगा, दूसरे का इसलिए दूंगा कि मैं राजनीति के यथार्थ में विश्वास रखता हूं और आज मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, बिल्कुल उद्धव जी मुख्यमंत्री है जी। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जी। सरकार को इसमें थोड़ा प्रोएक्टिव होने की आवश्यकता है। आज सरकार दिखाई नहीं पड़ती। आज आप देखिए, सरकार का अर्थ होता है पॉलिटिकल लीडरशिप। पॉलिटिकल लीडरशिप को असर्टिवली ऐसे समय काम करना पड़ता है। आज महाराष्ट्र का सारा काम ब्यूरोक्रेट चला रहे, ब्यूरोक्रेट्स में भी वॉरिंग फैक्शंस है और ऐसे समय पॉलिटिकल लीडरशिप में समन्वय करने की आवश्यकता होती है, फुट डाउन करके कुछ चीजें असर्टिवली करने की आवश्यकता होती है, कुछ निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। ऐसा कुछ भी होते हुए दिखाई नहीं पड़ता। तो मेरा पहली सलाह तो यह होगी कि बड़े पैमाने पर पॉलिटिकल लीडरशिप का इन्वॉल्वमेंट बढ़ना चाहिए, निर्णय लेना शुरू करना चाहिए। मेरी दूसरी सलाह यह होगी कि एसिम्टोमेटिक पेशेंट जो है या एसिम्टोमेटिक व्यक्ति जो है या हाई रिस्क कॉन्टैक्ट जो है, इनका जो टेस्टिंग बंद कर दिया है उसको शुरू करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब तक आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक हम लोग स्प्रेड नहीं रोक पाएंगे। अभी हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन ही बंद कर रखा है। हाँ, आइडेंटिफिकेशन ही हम लोगों ने एक प्रकार से बंद करके रखा है और उसके कारण हम स्प्रेड नहीं रोक पा रहे। तीसरा, मुझे लगता है कि बड़े पैमाने पर स्पाइक का विचार करते हुए हम लोगों को व्यवस्थाएं बनानी पड़ेगी। और इसके साथ साथ चौथी चीज, जिसका कल उल्लेख मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में किया, लेकिन केवल उल्लेख करके नहीं होगा, ओपन अप करना, रिस्टार्ट करना। अब अर्थव्यवस्था को रिस्टार्ट भी करना पड़ेगा और उसके लिए सरकार को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, उसके प्रोटोकॉल्स तैयार करने पड़ेंगे। मैंने मुख्यमंत्री जी को यह सलाह दी थी कि इकोनॉमी के हर एक सेक्टर के सब सेक्टर की स्टेक होल्डर्स की कमेटी तैयार कीजिए। उस स्टेक होल्डर कमेटी में कुछ मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग रखिए और उनको बताइए कि आप अपना प्रोटोकॉल तैयार कीजिए कि जिस प्रोटोकॉल के तहत कितने % आप शुरू कर सकते हैं, इसका निर्णय कीजिए। सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग रखते हुए, कोरोना का प्रादुर्भाव न फैले, इसका विचार करते हुए आप अपने प्रोटोकॉल तैयार कीजिए, ताकि आपका क्षेत्र तैयार हो शुरू हो पाएगा। आप जिन अफसरों के बूते महाराष्ट्र में सुशासन चला रहे थे, वही अफसर आज भी महत्वपूर्ण दायित्व लगभग संभाल रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संकट इतना क्यों गहरा गया? सिर्फ इसकी एक वजह है पॉलिटिकल लीडरशिप ना होने की वजह से, या लीडरशिप ना होने की वजह से अफसर भी यथास्थितिवादी हो गए? क्या होता है कि अफसरों का अपना एक कार्य की शैली होती है जी, और जो IAS ऑफिसर्स होते हैं उनका अपना हर एक का अलग ढंग होता है, लेकिन उन सबको एक माला में पिरोना पड़ता है, उन सब में एक समन्वय करना पड़ता है। आपकी एक विचारधारा होती है, मेरी होती है, किसी तीसरे की होती है। इन तीनों विचारधाराओं को एक साथ लाकर उसको निर्णय में परिवर्तित करना और उस निर्णय को ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करना, ये काम केवल पॉलिटिकल लीडरशिप ही कर सकती है। अन्यथा आज हम दिखाई पड़ता है कि अधिकारी तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन हर अधिकारी की अपनी सोच है कि किस प्रकार से लड़ना है और उसको लगता है मेरी सोच जो है वही सबसे सही है और इसलिए वो अपनी सोच से चल रहा है और दूसरा अधिकारी उसके खुद की सोच से चल रहा है। तो ऐसे में ये सारी सोच एक दूसरे से क्लैश होती है और हम समन्वय के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। दूसरी चीज क्या होती है उपेंद्र जी कि कभी भी जो IAS अधिकारी होता है एक लिमिट के बाहर रिस्क नहीं ले सकता, बिल्कुल, क्योंकि उसका करियर होता है, उसको इंक्वायरी फेस करनी पड़ती है। ऐसी रिस्क पॉलिटिकल लीडरशिप को लेनी पड़ती है। पॉलिटिकल लीडरशिप को ऐसे समय लोग क्या कहेंगे इसका विचार न करते हुए क्या हित में है इसका विचार करना पड़ता है।
कभी कभी एक आधे निर्णय से लोग नाराज भी होते हैं, थोड़ी बदनामी भी सहन करनी पड़ती है। पर आप में अगर कन्विक्शन है कि मैं लोगों के लिए निर्णय ले रहा हूँ, लोगों की भलाई के लिए निर्णय ले रहा हूँ, ऐसे समय ऐसा निर्णय लेना पड़ता है। हम निर्णय नहीं लेंगे, हम ब्यूरोक्रेसी पर छोड़ देंगे, वो जितना कहेंगे उतना ही हम करेंगे, ऐसी अगर मानसिकता रही तो फिर हम कोरोना की लड़ाई नहीं लड़ सकते। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं ऐसी ही मानसिकता महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है और पॉलिटिकल लीडरशिप कंप्लीटली नोज डाउन की तरफ है। मजदूरों की घर वापसी को लेकर मची अफरा तफरी के लिए उद्धव ठाकरे केंद्र सरकार और रेलवे को जिम्मेदार बता रहे हैं, जबकि रेल मंत्री कहते हैं कि जितनी ट्रेनें मांगी गईं उतनी दी गईं। मजदूरों की मुश्किल के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पूरे इशू पे? देखिए, अब तो ये जो मुद्दा है जी, इस मुद्दे पर एक प्रकार से पर्दा गिर गया। कल स्वयं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने अपने भाषण में ये मान्य किया कि पीयूष गोयल जी ने और रेलवे विभाग ने पूरी मदद की, और पिछले बार जो उन्होंने कहा था वो उसका गलत अर्थ निकला है, और वो ये मानते हैं कि रेलवे मिनिस्ट्री ने पूरी मदद की है। लेकिन एक चीज मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये कोई एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने का विषय नहीं है, लेकिन ये बात तो सही है कि महाराष्ट्र से निकलने वाले मजदूरों को बहुत तकलीफ सहन करनी पड़ी। जिस समय ये मजदूर पैदल निकले थे, मैंने स्वयं मुख्यमंत्री जी को ये निवेदन किया था कि मुख्यमंत्री जी, केंद्र सरकार रेलवे देने को तैयार है, जो मजदूर रास्ते पर जाए वहां उसको रोकिए, उसकी एक दिन की व्यवस्था कीजिए, उतने समय में रेलवे लगवाइए, अपनी बसों उसको रेलवे स्टेशन ले जाइए और इन सारे मजदूरों को रेलवे से भेजिए। किंतु उस समय महाराष्ट्र की सरकार की नीति ये थी, अपनी बला टल रही है, इस प्रकार से इनको जाने दीजिए। 25-25 हजार मजदूर रास्तों के ऊपर पैदल चलते हुए दिखाई देते थे, न खाना है न पानी है। हम लोगों ने ऐसे समय जहां हमारे कार्यकर्ता उपलब्ध है, व्यवस्था उपलब्ध है, वह व्यवस्था उनकी की, लेकिन सरकार की ओर से कोई व्यवस्था उनकी नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि एक प्रकार से जिन मजदूरों ने इतने साल महाराष्ट्र के अर्थव्यवस्था में छोटा क्यों न हो अपना कंट्रीब्यूशन दिया, ऐसे मजदूरों के साथ इस प्रकार का व्यवहार मानो हमारी बला चल रही है, मुझे बहुत गलत लगता है, और इसका असर भी हमारी अर्थव्यवस्था को सहन करना पड़ेगा। आखिर में शिवसेना नेता संजय राउत ने सामना के संपादकीय जो रोक ठोक वो लिखते हैं, उसमें उन्होंने लिखा कि मजदूरों के अलावा जो उत्तर भारतीय हैं ये भुजंग हैं और इन भुजंगों के साथ हमें रहना पड़ेगा। उत्तर भारतीयों में इस बात को लेकर के, चूँकि मुंबई में 10 साल मेरा भी वक्त बीता है, बहुत लोगों से बातचीत हुई, बहुत लोगों ने उस पर अपना दुख जाहिर किया और बहुत लोगों ने अपना विरोध जताया कि आखिर में शिवसेना इस तरह की घटिया पॉलिटिक्स पे रह के क्यों उतर आती है। भारतीय जनता पार्टी ने इस दिशा में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। नहीं, देखिए, मैंने तो बहुत स्पष्ट रूप से बयान दिया है। देखिए, मैं भी एक मराठी मानुस हूँ जी, मैं भी मराठी आदमी हूँ और मुझे अभिमान है कि मैं महाराष्ट्र का नागरिक हूँ, मैं मराठी हूँ, इसका मुझे अभिमान है जी। और उसके साथ साथ इस देश के हर नागरिक का मुझे अभिमान है। देखिए, ये जो प्रवासी मजदूर है, इन प्रवासी मजदूरों ने मुंबई के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इन प्रवासी मजदूरों ने मुंबई की अर्थव्यवस्था में, महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दिया है। और अब तो यहाँ पर मुंबई में रहने वाले जो उत्तर भारतीय है, उनका आप उत्तर भारतीय कैसे कह सकते हो? तीसरी पीढ़ी है। बिल्कुल, ये तो मुंबईकर हो गए, ये तो महाराष्ट्र के अपने नागरिक हो गए। इनमें से 70% लोगों का जन्म मुंबई में और महाराष्ट्र में हुआ है, तीसरी पीढ़ी में लोग चल रहे हैं। फिर ऐसे समय मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार की बात कहना, और मुझे बताइए, आप कैसे अपने देश के नागरिकों को भुजंग कह सकते हैं? कौन सी बात उन्होंने ऐसी की जिसको आप भुजंग कहेंगे? मुझे ये बिल्कुल गलत लगता है। इस प्रकार के बयानात ये देश हित में नहीं है। मैं तो ऐसा कहूंगा कि ऐसे बयानों से आपकी छवि, जो आप राष्ट्रवादी कहते हैं, वो राष्ट्रवादी नहीं, राष्ट्र विरोधी लगती है कि अपने ही देश के लोगों को इस प्रकार से आप भुजंग कहते हैं। और मैं तो इसकी कड़ी निंदा करता हूं, ये बिल्कुल गलत है। और मुंबई इसलिए है कि यहाँ का मराठी आदमी महान है, और मुंबई इसलिए है कि देश के अलग अलग भागों से जो लोग यहाँ आए, उन्होंने भी इस मराठी संस्कृति को स्वीकार कर महाराष्ट्र के अंदर रहते हुए महाराष्ट्र के लिए योगदान दिया है। इसलिए भी मुंबई बड़ी है, और इसलिए ये किसी को अधिकार नहीं है कि वो उनके बारे में गलत बात कहे।
बिल्कुल, आपने बहुत मन की बात कही। कोरोना काल में सरकार को सजग करने के अलावा आपके नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जनता की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या क्या कदम किए क्योंकि महाराष्ट्र में जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी आपके नेतृत्व में चल रही है और आपने लगातार 5 साल तक पीछे भी नेतृत्व दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्या क्या किया? आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने हमको आदेश दिया था कि महाराष्ट्र में 52 लाख लोगों तक आपको पहुंचकर या तो खाना देना है या उनको राशन देना है। ऐसे गरीब लोगों तक आपको पहुंचना है। और मुझे आज ये कहते हुए बहुत फक्र होता है कि हमने 52 लाख के से ज्यादा करीब हम 80 लाख लोगों तक, और अंतिम आंकड़ा जब मेरे पास आया तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका कंपाइलेशन चल रहा है, 1 करोड़ लोगों तक हम लोग पहुंचे। हमने लोगों को राशन दिया, हमने कम्युनिटी किचन चलाए गांव गांव में, शहर शहर में, उसमें पका पका कर लोगों को खाना दिया। हमने लोगों को मास्क दिए, हमने लोगों को सैनिटाइजर दिए, हमने लोगों के लिए डॉक्टरों की व्यवस्था की, हमने लोगों के लिए क्लिनिक चलाए, हमने लोगों के लिए उनका टेस्टिंग करके आइडेंटिफिकेशन के क्लिनिक चलाए। मैं तो ये कहता हूं और बहुत फक्र के साथ कहता हूं उपेंद्र जी कि महाराष्ट्र में कोरोना के समय रास्ते के ऊपर अगर कोई कार्यकर्ता था तो वो भारतीय जनता पार्टी का था। और आप मुंबई में भी पूछ लीजिए, मुंबई में परिस्थितियां बहुत खराब थी। ऐसी खराब परिस्थिति में भी हमारे कार्यकर्ताओं ने रास्तों पर उतरकर वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर सेवा कार्य किया। ये बात भी हमारे लिए दुखदायी है कि हमारे कुछ कार्यकर्ताओं को उसके कारण कोरोना भी हुआ। बिल्कुल, उसमें से कई लोग अभी ठीक हो रहे हैं। एक कार्यकर्ता की मृत्यु भी हुई है जो हमारे लिए बहुत दुखद है। और कार्यकर्ता ने अपनी जान की परवाह किए बिना करोड़ों करोड़ों लोगों की सेवा हमको करनी है, और इसके चलते अपने अपने बलबूते पर बहुत अच्छा काम इस कोरोना के समय किया, और आज भी हमारा काम चल ही रहा है। एक नीति जो केंद्र सरकार ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करके तैयार की है कि अब कोरोना के साथ हमें जीना है। ऐसे में महाराष्ट्र और मुंबई सबसे ज़्यादा कोरोना से प्रभावित हैं। जब लॉकडाउन धीरे धीरे लिफ्ट हो रहा है तो आप क्या मानते हैं कि लॉकडाउन लिफ्ट होने के कारण कोरोना और ज़्यादा नहीं फैलेगा, या मुंबई में अभी चीज़ों को बंद रखना चाहिए, महाराष्ट्र में बंद रखना चाहिए? और जगहों की बात अलग है, मुंबई में जिस तरह का स्पाइक हुआ है वो बात अलग है। तो इस पूरे संक्रमण को रोकने के लिए अभी लॉकडाउन वहां बंद रखा जाए कि खोला जाए, या कोरोना के साथ जीना शुरू किया जाए? आपका व्यक्तिगत क्या मानना है, आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, ऐसा है कि कुल मिलाकर लॉकडाउन ये कोई पॉलिसी नहीं हो सकती जी। लॉकडाउन ये इंटरवेंशन है। पॉलिसी तो इकोनॉमी को ओपन करना ही हो सकती है। बिल्कुल। और इसीलिए एग्जिट पॉलिसी तो तैयार करनी पड़ेगी, और हम जिंदगी भर तो बंद नहीं रह सकते। बिल्कुल। इसलिए एक और हमारे कर्व को फ्लैटन करने की हमको व्यवस्थाएं खड़ी करनी पड़ेगी, लेकिन उसके साथ साथ लोगों को कोरोना के साथ जीने की आदत भी करनी पड़ेगी। और उस दृष्टि से जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अभी हमको नई चीजें सारी तैयार करनी पड़ेगी, न्यू नॉर्मल्स। और न्यू नॉर्मल्स में जैसे हम लोग मास्क लगाते हैं तो पहले केवल मरीज लगाता था, अब हर आदमी को लगाना पड़ेगा, ये न्यू नॉर्मल है। या 2 गज की दूरी रखना, ये न्यू नॉर्मल है। तो ऐसे न्यू नॉर्मल सेट करके लोगों की जिंदगी का उसको पार्ट बनाकर हमको अर्थव्यवस्था को शुरू करना पड़ेगा। जहां ओपन कर सकते हैं वहां करना पड़ेगा। बिल्कुल पिन पॉइंटेडली कंटेनमेंट जोन तक हम लोग लॉकडाउन रखे, और कंटेनमेंट जोन जहां समाप्त होता है वहां धीरे धीरे ओपन अप करने की कोशिश करें। लेकिन इसमें नागरिकों की सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण होगी। अगर ओपन अप के समय नागरिक ये मान लेंगे कि भाई अब कोरोना समाप्त हो गया, तो फिर हमारा सारा भट्टा बैठ जाएगा। और फिर नागरिकों को भी समझना पड़ेगा कि कोरोना तो अभी चल रहा है, लेकिन हम अपनी जिंदगी को रोक नहीं सकते। इसलिए कोरोना के साथ जीकर, या उसमें सजगता जो कही गई है, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ने जो बातें कही है, वो सारी बातों को अपना कर भी हम लोग अपनी अर्थव्यवस्था को जीवित कर सकते हैं। और वही प्रयास आज करने की आवश्यकता है। बहुत सही कहा आपने। तमाम अर्थशास्त्रियों का भी ये मानना है कि भूख से मौत ज़्यादा शर्मिंदगी ले आएगी, इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी को, देश को चलाए रखना भी बेहद जरूरी है। देश के तमाम बड़े डॉक्टरों का भी यही मानना है। आगे बढ़ रहे हैं।
राजनीतिक गलियारों में माना जाता है कि जब आप सरकार बना रहे थे तो उद्धव ठाकरे आपको समर्थन देने के लिए तैयार थे, और जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी शर्तें थी और भारतीय जनता पार्टी उन शर्तों से नीचे नहीं उतरना चाहती थी। एक सिद्धांत की बात थी जिसके कारण आपने उनके उन शर्तों के साथ समर्थन लेने से इनकार कर दिया और आपको रातों रात जो है अजीत दादा पवार के साथ मिलकर ओथ लेनी पड़ी और शपथ लेना पड़ा। आखिर ऐसा क्या था कि आपने उद्धव ठाकरे की जो शर्तें थी उसको मानने से पूरी तरह से इनकार कर दिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है जी। अगर किसी की कोई शर्तें भी हो तो उस पर चर्चा हो सकती है। राजनीति में चर्चा कभी बंद नहीं होती है। लेकिन अगर कोई ये शर्त रख दे कि हम चर्चा भी नहीं करेंगे, आपका टेलीफोन भी नहीं लेंगे, आपके किसी नेता के साथ भी हम बात नहीं करेंगे, हमने कह दिया ये बात मानिए, ऐसा आप पहले घोषित कर दो, उसके बाद हम आपका फोन लेंगे या आपसे चर्चा करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी इतनी लाचार पार्टी नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में महाराष्ट्र में चुन के आई। 105 लोग हमारे चुनकर आए। बाकी सारी पार्टियां हमारे से आधी भी नहीं है। कोई भी पार्टी हमारे से आधी भी नहीं। इस प्रकार की इन पार्टियों की अवस्था है। तो ऐसे समय इस प्रकार की अगर शर्तें कोई रखता है, हमने उनको बार बार ये कहा कि देखिए, जो भी आपका कहना है चर्चा में आइए, चर्चा के द्वार खुले, चर्चा से मार्ग निकालेंगे। लेकिन बाद में तो ये ध्यान में आया कि उन्होंने पहले दिन से तय कर लिया था कि हमको बीजेपी के साथ नहीं, कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाना है। और जहां तक अजीत दादा के साथ मेरे जाने का सवाल है, जिस समय यह तय हो गया कि ये तीनों पार्टियों ने मिलकर हमको आइसोलेट किया है, राजनीति में हमको अछूत करार दे दिया है और पूरे तरीके से हमको कॉर्नर किया है, ऐसे समय हम लोग राजनीति में बाउंस बैक करना चाहते थे, अपना अस्तित्व क्या है ये दिखाना चाहते थे। और ऐसे समय अजीत दादा जब सामने से चलकर आए कि मैं आपके साथ सरकार बनाने को तैयार हूं, तो हमने वो रिस्क ली। हाँ, आप ये जरूर विवाद कर सकते हैं ये करना ठीक था या नहीं था, इसके ऊपर विवाद हो सकता है। आप मुझे पूछेंगे तो मैं ये कहूंगा कि मैं भी ये मान्य करता हूं कि शायद ऐसा नहीं करते तो भी ठीक होता। लेकिन उस समय का वो निर्णय इसलिए था कि हम ये दिखाना चाहते थे कि भाई, अगर आप मिलकर हमको कॉर्नर करेंगे, अगर हमको आइसोलेट करेंगे, हम सबसे बड़ी पार्टी है, हमको आप पूरे तरीके से दबाने की कोशिश करेंगे, तो जो ऑप्शंस हमारे पास है उन ऑप्शंस का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और ये आप भी जानते हैं उपेंद्र जी, अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय विरोध में नहीं जाता तो वो सरकार चल भी जाती। बिल्कुल चल जाती। वो करना ठीक था नहीं था ये बात अलग है, पर वो सरकार चल भी जाती। बिल्कुल चलती। और जाहिर सी बात है कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। तमाम राजनीतिक पंडितों का मानना है कि जिस ताकत को अर्जित करने की बात और सोच उद्धव ठाकरे जी रखते थे, शिवसेना की सरकार बनने के बाद उद्धव ठाकरे जी और शिवसेना और ज्यादा कमजोर हो गई है। जाहिर सी बात है, जब तक सरकार नहीं बनी थी शिवसेना के पास कहीं ना कहीं बार्गेनिंग पोटेंशियल थे। आज शिवसेना बहुत ज्यादा असहाय और कमजोर दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते, लीडर अपोजिशन होने के नाते, आप क्या मानते हैं कि शिवसेना के बार्गेनिंग पोटेंशियल सब छू मंतर कहां हो गए? पहली बात तो यह है कि जो कोर वोटर था शिवसेना का जी, जो हमारा भी वोटर था जी, उस वोटर को एक बिट्रेयल लगता है। उसको लगता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है और उस वोटर में बहुत बड़ी नाराजगी है। दूसरी बात, आप जानते हैं कि शिवसेना एक हिंदुत्ववादी पार्टी रही है और अब जिस प्रकार की नीतियां वो ले रही है, जिस प्रकार से कांग्रेस और एनसीपी के दबाव में आकर तुष्टीकरण की नीति का वो अवलंब कर रही है, उससे भी जो एक मतदाता शिवसेना को वोट देता था, जो बाला साहब ठाकरे जी को मानता था, उसके अंदर बहुत ज्यादा नाराजगी हमको दिखाई पड़ती है। तीसरी महत्व की बात यह है कि शिवसेना अब रूलिंग पार्टी है। अब जब हमारे साथ वो पार्टनर थी तो वो ये कह देते थे कि भाई सरकार तो बीजेपी चला रही, हमारा तो समर्थन है, और विपक्ष की भूमिका भी वही निभाती थी और जो उनको ठीक लगे उस प्रकार के स्टेटमेंट दे देती थी। अब तो ऐसे स्टेटमेंट नहीं दिए जा सकते, अब तो प्रमुख उनका है, अब सारी जिम्मेदारी उनकी है। और चौथी सबसे महत्व की चीज ये है, कांग्रेस और एनसीपी ने अब वही भूमिका रखी है। अब सारा का सारा कोरोना की असफलता का ठीकरा कांग्रेस और एनसीपी शिवसेना के और उद्धव ठाकरे जी के सिर पर फोड़ना चाहती है।
इसीलिए राहुल गांधी जी ने बयान दे दिया। उन्होंने कहा जी हम तो जूनियर पार्टनर है, हमारा तो कोई निर्णयों में हम तो की निर्णयों में डिसीजन हमारा कोई मेकर नहीं अधिकार है। नहीं है। जी जी। और पवार साहब के इकोसिस्टम के जो पत्रकार है, उन पत्रकारों के माध्यम से पवार साहब लगातार ये छपवा रहे हैं कि पवार साहब बड़े नाराज है, उनकी बातें सुनी नहीं जा रही, उनकी बातें सुनी तो महाराष्ट्र की परिस्थिति अच्छी हो सकती है। तो एक प्रकार से दोनों पार्टियां मिलकर सारा ठिकरा शिवसेना के सिर पर फोड़ रहे हैं। तो इसके चलते आज मुंबई में शिवसेना के प्रति बहुत बड़ा गुस्सा हमको दिखाई पड़ता है। बिल्कुल। आप ये बताएं कि 2014 से 2019 तक महाराष्ट्र में आपके कार्यकाल में कई आंदोलन हुए, मराठा आंदोलन, धनगर आंदोलन, किसान आंदोलन, लेकिन जब से उद्धव ठाकरे सरकार बनी है इस तरह के आंदोलन देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं कि आपसे लोगों की ज्यादा उम्मीदें थी इस कारण ये आंदोलन हुए या इसके पीछे कोई मोटिवेशन थे? मैं तो दोनों चीजें मानता हूँ जी। इसका कारण यह है कि आंदोलन जब शुरू हुए जी। तो ये सारे आंदोलन प्रामाणिकता से शुरू किए थे। ऐसे कोई, मैं नहीं कहता कि अप्रामाणिकता इसके पीछे थी। उनको ये लगता था कि ये पहली बार ऐसी सरकार आई है कि आंदोलन करो तो लाठी नहीं बरसाती, गोली नहीं चलाती, इसके मिनिस्टर सामने आके स्वागत करते हैं, बातचीत करते हैं, चीफ मिनिस्टर बुलाते हैं और सारे के सारे प्रश्न छुड़ाते हैं। तो इसके कारण आंदोलन शुरू हुए। लेकिन उन आंदोलनों के कंधे पर बंदूक रखकर पीछे से गोली कौन चलाता था ये तो जनता के सामने आ ही गया। अब पीछे से गोली चलाने वाले जब सत्ता में साथ में आ गए तो आंदोलन कैसे होंगे? और दूसरा, इस सरकार से अपेक्षाएं भी बहुत ज्यादा नहीं है लोगों की, तो आंदोलन कैसे होंगे? और इसलिए अब तो ये स्पष्ट है कि किसके कंधे पर कौन बंदूक चला रहा था। अब इसमें कोई लोगों के मन में शक नहीं है। शरद पवार जी के बारे में कहा जाता है कि बड़े धुरंधर और अनप्रिडिक्टेबल नेता हैं, उनके पॉलिटिकल मूव्स को जानना पहचाना बड़ी मुश्किल सी बात है। लेकिन 5 साल के कार्यकाल में आपने महाराष्ट्र के सारे धुरंधरों को चारों खाने आपने चित्त कर दिया। शरद पवार जी से आपके व्यक्तिगत रिश्ते कैसे हैं? देखिए, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। एक महाराष्ट्र के बड़े नेता है, महाराष्ट्र की राजनीति को, समाज नीति को, प्रश्नों को जानने वाले नेता है। कुछ मामलों में उन्होंने अच्छा कार्य भी किया है। हाँ, ये बात जरूर है कि राजनीतिक रूप से हम विरोधी रहे हैं, लेकिन हमारे में शत्रुत्व नहीं है, दुश्मनी नहीं है। और जहां तक पवार साहब के पॉलिटिकल स्टाइल का सवाल है या पॉलिटिकली जिस प्रकार का वो ऑपरेट करते हैं, मैं उसमें विश्वास नहीं रखता। मैं विश्वास की राजनीति करना जानता हूं, मुझे विश्वास की राजनीति में इंटरेस्ट है और इसलिए पॉलिटिकली वो जिस प्रकार से ऑपरेट होते हैं वैसा मैं नहीं हो सकता। महाराष्ट्र में आप जितना मुखर होकर और साफ साफ बोलते हैं, आप ही की लाइन पर आपके पूर्व मुंबई अध्यक्ष और आपकी सरकार में मंत्री भी रहे आशीष शेलार भी आजकल काफ़ी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और आपके पार्टी के एक और नेता किरीट सोमैया जो पहले सांसद थे, वो भी थोड़ा बहुत आगे बढ़ के आपकी लाइन पर बोलने की कोशिश करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, लिखते रहते हैं। लेकिन जो और इनलाइन पॉलिटिकल लोग हैं, बहुत कम बार वो सामने आते हैं और बोलते हैं और उनका जो है मुखर व्यक्तित्व दिखाई नहीं देता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारा जो अध्यक्ष है चंद्रकांत दादा पाटिल जी, वो भी बहुत अच्छे से लीड कर रहे हैं, वो भी मुखर है। पार्टी के कई नेता, प्रवीण दरेकर होंगे या अन्य भी कई नेता जो मेरे साथ विपक्षी नेता, ऐसे कई नेता ये मुखर है। हाँ, ये बात जरूर है कि चूंकि हम लोग थोड़े प्रोमिनेंट पोस्ट पर रहे हैं तो हमको ज्यादा तवज्जो मिलती है, हमारी बात को ज्यादा लोग सुनते हैं। और मैं तो एक बात बिल्कुल प्रामाणिकता के साथ उपेंद्र जी कहता हूँ कि मैं तो राजनीति में इतने सालों में रहा हूँ। राजनीति ये कोई मेरा बिजनेस नहीं है, ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, ये मेरा पैशन है। जनता की सेवा की है और 5 साल मुख्यमंत्री रहा, न मेरी जमीन जायदाद में कोई बढ़ोतरी हुई है, न मैंने कोई नामी संपत्ति न बेनामी संपत्ति तैयार की है। इसलिए मैं किसी से डरता नहीं हूँ। जो बात सही है उस बात को मुखरता के साथ मैं कहता हूँ। मुझे कोई सरकार दबा नहीं सकती, कोई सरकार मुझे डरा नहीं सकती। कर करके क्या कर सकते हैं? 2-4 आरोप मेरे ऊपर बढ़ेंगे तो न्यायालय है, उसमें से मैं बाहर आऊंगा। इसलिए मैं कभी ये विचार नहीं करता। जनता के हित में जो है वो सारी चीजें मैं हमेशा कहता हूं और वो कहता रहूंगा। इस सरकार ने प्रयास करके देख लिया मुझे दबाने का, लेकिन वो मुझे दबा नहीं सकती।
कहते हैं महाराष्ट्र बीजेपी में अब पहले की भांति गुटबाजी नहीं है। पंकजा मुंडे, एकनाथ खड़से, विनोद तावड़े, चंद्रशेखर बावनकुले जैसे नेताओं के सुर अब धीमे धीमे काफ़ी धीमे हो गए हैं। इसमें आपने कैसे सामंजस्य बिठाया और सबको जो है सबकी महत्वाकांक्षाओं को कैसे आपने मैनेज किया? देखिए, ये सारे हमारे सहयोगी हैं। पार्टी में इनका कंट्रीब्यूशन निश्चित रूप से रहा है। अब किन परिस्थितियों में पंकजा जी चुनकर नहीं आ पाई, नाथा बहू की जगह उनकी बहू को टिकट मिला, हम चंद्रशेखर जो हमारे बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता है उसको उस समय टिकट नहीं दे पाए। लेकिन ये सारी चीजों के कारण कुछ नाराजियां भी रही होगी, उसमें कुछ बयानात भी आए होंगे, पर भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और हमारे जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे परिवार के मुखिया होते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे पिता जैसे, हमारे अमित भाई हमारे बड़े भाई जैसे, तो इनका मार्गदर्शन हमको मिलता है और इसके चलते कभी कभी कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं। लेकिन इन कड़े निर्णयों के बावजूद सबको साथ में लेने का प्रयास हम लोग करते हैं और मेरा विश्वास है जिनका आपने नाम लिया ये भी सारे बीजेपी के प्रमुख नेता है। पार्टी बनाने में, पार्टी को चलाने में इनका भी योगदान रहा है, तो कोई अपने पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता और इसलिए हम सब लोग मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं। देखिए, बुरा समय जब होता है, बुरा समय तो मैं इसको बुरा नहीं कहूंगा, लेकिन आप सत्ता से जब बाहर होते हैं तो ऐसे समय थोड़ा लोगों के मनों में कुछ चीजें आती है, आकर निकल भी जाती है, पर मैं विश्वास के साथ कहता हूं भारतीय जनता पार्टी मजबूती से महाराष्ट्र में अपना अस्तित्व बनाएगी। माना जाता है पूरे भारतीय जनता पार्टी में महाराष्ट्र से लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक कि आपकी कार्यशैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी काफ़ी पसंद करते हैं, इसलिए आपको लेकर शिवसेना और अन्य नेताओं के विरोध को भी वो नज़रअंदाज करते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहां तक मेरी कार्यशैली का सवाल है तो मैं ऐसा मानता हूं कि महाराष्ट्र में जो भी मैं कर पाया जी, वो केवल और केवल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनके कारण इन्होंने जिस प्रकार से पीछे खड़े रहकर चट्टान की तरह मजबूती से ताकत दी, हिम्मत दी और साथ में वो खड़े हुए, इसके कारण मैं कर पाया। और हमारे उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज के गृह मंत्री अमित भाई शाह, ये एक प्रकार से ट्रबल शूटर के रूप में हमारे लिए काम करते रहे। हम अड़चन में आए तो उन्होंने अड़चनों को दूर किया। और जहां तक इन दोनों नेताओं का सवाल है तो इनको व्यक्ति, कार्यशैली, ये सारी चीजों से परे पार्टी के हित में कौन काम करता है इसके ऊपर वो अपना नजरिया रखते हैं और उनको जो व्यक्ति पार्टी के हित में काम करता हुआ दिखाई पड़ता है ऐसे हर व्यक्ति के पीछे वो खड़े हैं। और मेरा हमेशा प्रयास ये रहा है मैं अपने से ज्यादा पार्टी का विचार करूं, पार्टी के हित में काम करूं और इसीलिए इनका समर्थन, इनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है। हमारे नए अध्यक्ष नड्डा जी है, नड्डा जी भी बहुत अच्छे से मुझे मार्गदर्शन आज कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इसी के कारण ये बात सही है कि कुछ पार्टियों के नेताओं ने यह फैलाने का प्रयास किया जी कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ठीक से लीड नहीं कर रहे हैं, आप नेतृत्व बदल कर देखिए। लेकिन उसके ऊपर किसी का सुनकर नहीं, अपने अनुभव से हमारे नेता निर्णय करते हैं। बिल्कुल, सियासत में कहा जाता है, अब हम इंटरव्यू के आखिरी चरण में बढ़ गए हैं, सियासत में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती और न ही स्थायी दोस्ती और दुश्मनी होती है। भविष्य में अगर शिवसेना थक हार के आपके पास आ जाए कि देवेंद्र जी अब हमें अपना लीजिए और सरकार मिलकर बनाते हैं, तो आपका क्या उत्तर होगा? देखिए, राजनीति में काश को कोई जगह नहीं है। वैसे राजनीति में क्या होगा इसके लिए भी हम लोग कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। कोई उस समय के हमारा व्यवहार क्या होगा इसके बारे में कह नहीं सकते। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हमने दरवाजे बंद नहीं किए थे, दरवाजे बंद शिवसेना ने किए थे। जिन्होंने उनकी पार्टी तोड़ी, बार बार तोड़ी, जिन्होंने हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी को दुख दिया, ऐसे लोगों के साथ जाने का निर्णय उनका था। जिन्होंने बाला साहब ठाकरे जी के साथ हमेशा पिता जैसा व्यवहार किया, उनको नेता माना, ऐसे लोगों को छोड़कर उनके दुश्मनों के साथ जाने का निर्णय ये शिवसेना का निर्णय था। इसलिए अब जो निर्णय करना है उनको करना है। हम न आस लगाकर बैठे हैं
न हम पुकार रहे हैं। उस समय जब ये सरकार चरमराएगी, ये सरकार गिरेगी, तब की जो हालत होगी, उस हालत पर उस समय जनता के हित में जो निर्णय होगा वो निर्णय हम जरूर करेंगे, लेकिन आज हम शिवसेना की राह देखते हुए नहीं बैठे। देवेंद्र जी, प्रधानमंत्री के साथ बहुत करीबी से आपने करीब रह के काम किया है। भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत ही कह सकते हैं कि यशस्वी चेहरा बन के आप उभरे हैं पूरे देश में। महाराष्ट्र की सीमाओं को पार करते हुए अब आपकी छवि पूरे देश में फैली है और लोग आपको एक बहुत ही शीलवान, धैर्यवान और अच्छे नेता के रूप में जानते हैं और आपने महाराष्ट्र में काम करके वो सिद्ध भी किया है। प्रधानमंत्री मोदी इतने लोकप्रिय कैसे हुए? आप उनके अंदर क्या विशेषताएं देखते हैं और आप क्या मानते हैं कि वो औरों से अलग क्यों हैं? क्या चीजें हैं जो उनको औरों से अलग बनाती हैं? देखिए, इस देश के अंदर दो ही चीजों की पूजा होती है। एक होता है त्याग और दूसरा होता है शौर्य। ये देश त्याग की पूजा करता है, ये देश शौर्य की पूजा करता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी में ये दोनों चीजें हैं। वो त्यागी भी है और वो वीर भी है। उनमें शौर्य भी है और त्याग भी है। अपने जीवन का कण कण और क्षण क्षण जिस व्यक्ति ने देश के लिए दिया है वो व्यक्ति त्यागी है। और उसके साथ साथ धैर्य के साथ निर्णय लेना, ताकत के साथ निर्णय लेना। देखिए, जिस प्रकार से पाकिस्तान को जवाब मोदी जी ने 2 बार दिया, मैं ऐसा मानता हूं इसके लिए वीरता लगती है, इसके लिए ताकत लगती है। बिल्कुल। जिस प्रकार से दुनिया के मंच पर बड़े बड़े देशों को ललकारते हुए भारत की ताकत को मोदी जी ने प्रस्थापित किया, ये मोदी जी की ताकत ही है कि आज भारत ऐसे मकाम पर पहुंचा है कि दुनिया उसका लोहा मानती है। लेकिन ये सारी चीजें करते हुए मोदी जी का फोकस क्या रहा है? गरीब कल्याण का। एक ऐसा व्यक्ति जिसने हमेशा गरीबों का विचार किया। इस देश का कोई गरीब भूखा न रहे, कोई गरीब बिना काम का न रहे, कोई गरीब बेघर न रहे, कोई गरीब बिना शौचालय का न रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी चीजों से लोगों को ये विश्वास है कि मोदी जी एक आध निर्णय ऐसा भी लेते हैं कि जो मुझे पसंद नहीं आता, तब भी वो व्यक्ति ये कहता है कि किसी न किसी के हित में लिया हुआ निर्णय है। उनके इंटेंशन के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। और ये जो उनकी वीरता है, ये जो उनका त्याग है, इसी के कारण आज जन जन के मन मन में मोदी जी बस गए। वैसे ये मैंने आखिरी सवाल सोचा था, लेकिन एक और छोटा सा सवाल और उसका छोटा सा उत्तर आपसे चाहूंगा। हम लोग बचपन से अनुभव करते रहे हैं, आपने भी अनुभव किया होगा कि जब आदमी एक पोजीशन को प्राप्त कर लेता है तो अपनी गरीबी, मुफलिसी और बहुत माने बुरे दिनों को बहुत उत्साह से बताना नहीं चाहता, वो छुपाता है। उसके पुराने दिनों के जो साथी होते हैं उनको भी छुपाता है कि मेरे पुराने दिन प्रकट न करें, बताए नहीं। प्रधानमंत्री मोदी एकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने गरीबी और मुफलिसी के दिनों को बहुत खुल के बताया और बार बार बताया। देखिए, जो आदमी इवॉल्व हो जाता है ना, जो आदमी एक प्रकार से मैच्योरिटी की एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाता है जहां पर ये सारी चीजें उसके लिए मायने नहीं रखती। ये तो हम लोग होते हैं कि हमको एलिट सोसाइटी में एक अपनी प्रतिमा बनानी होती है जी। मोदी जी को तो वो प्रतिमा बनानी नहीं है, वो तो हर व्यक्ति के मन में है। और इसलिए ऐसे व्यक्ति का जीवन जो होता है वो खुली किताब के जैसा होता है। मोदी जी का जीवन एक खुली किताब के जैसा है, कोई भी झांक कर देख सकता है। अपनी गरीबी की शर्म उनको नहीं है, बल्कि अपनी गरीबी से सीख लेकर देश में कोई गरीब न रहे, इस प्रकार का प्रयास वो करते हैं। अपनी मुफलिसी से वो सीख लेकर किसी पर मुफलिसी की परिस्थिति ना आए, इस प्रकार का प्रयास वो करते हैं। और मुझे लगता है ये खुली किताब उनको महान बनाती है, ये खुली किताब उनको जननायक बनाती है। देवेंद्र जी, आपने सहारा न्यूज़ नेटवर्क के लिए हस्तक्षेप के स्पेशल एडिशन के लिए समय निकाला। सहारा न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से मैं दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने बहुत स्पष्टता से, बहुत साफगोई से बात की। मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि देवेंद्र फडणवीस जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कुशल प्रशासक के तौर पर उन्होंने अपने को साबित तो किया ही, लेकिन इंसानियत उनके अंदर इतनी कूट कूट के भरी है कि अगर किसी को कठोर वचन भी बोल देते हैं तो जब तक उससे क्षमा नहीं मांग लेते या जब तक उसको सहला नहीं लेते
तब तक उन्हें चैन की नींद नहीं आती। तो ऐसे हैं देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानमंडल दल के विरोधी दल के नेता हैं। और आपने एक ईमानदार सरकार चलाई और मौजूदा सरकार उनके किसी कामों पर एक बार भी अंगुली नहीं उठा पाई, उनके ऊपर कोई लांछन नहीं लगा पाई। तो जाहिर सी बात है कि इन अर्थों में देवेंद्र फडणवीस और नेताओं से अलग हैं और बहुत ही शानदार और बेहतरीन भी हैं। तो हस्तक्षेप के स्पेशल एडिशन में हमें दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सहारा प्रणाम।